Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the Inside Scoop, आपका go-to show for finance, business, local, international economic news and of course my favorite place, Pakistan Stock Exchange. आज के शो में हम थोड़े से मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे सिंस हम सब कैटर करते हैं। शुरू करते हैं बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स होते क्या हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो फील्ड है जो पूरी इकोनॉमी का एक यूनिट की तरह देखती है। जैसे कि डॉक्टर एक पेशेंट का कंप्लीट चेकअप करता है, राइट? तो उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की हेल्थ रिपोर्ट बनाती है। ग्रोथ कैसी है, महंगाई कितनी है, इनकम्स कहाँ हैं, वर्ल्ड फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी पे क्या असर आ सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो मुल्क के ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है क्योंकि माइक्रो छोटी चीज़ें होती हैं, मैक्रोज बिग, मैक्रोज छोटी। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि एक शॉप, एक कंपनी या एक कंज्यूमर का बिहेवियर, राइट? मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे मुल्क की इकोनॉमी को स्टडी करता है। सो आई वांट टू एक्सप्लेन अ फ्यू टॉपिक्स टू यू गाइस। जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी बताता है कि इकोनॉमी इस साल कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की इन अमाउंट। अगर जीडीपी बढ़ता है तो इकोनॉमी को हेल्दी माना जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, बताती है कि चीज़ों की कीमत किस स्पीड से बढ़ रही है। अगर रोटी, फ्यूल, बिजली, डेली यूज़ की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं तो इन्फ्लेशन हाई होती है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही है, बेरोज़गारी का रेट बताती है कि कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो तो आम लोगों पे प्रेशर बढ़ता है और मुल्क की ग्रोथ स्लो हो जाती है। इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी को बैलेंस करने का एक टूल है, एक पुर्जा है। एक्सचेंज रेट, डॉलर की कीमत बढ़ने या गिरने से इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे डायरेक्ट असर होता है। अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल हो तो इन्वेस्टर्स और एक्सपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में इंपोर्ट्स। ट्रेड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो, जो हमारी सिचुएशन है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, और अगर एक्सपोर्ट्स कम हो, जो मसला हम फेस कर रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट बनता है और इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता है। जिसका मतलब है कि आप ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, कम बेच रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो तो इकोनॉमी की पोजीशन मजबूत हो जाती है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेस की पॉलिसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करती है या स्पेंडिंग स्टिमुलेट करती है तो ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन अगर टैक्सेस ज़्यादा हों या स्पेंडिंग कम हो तो इकोनॉमी स्लो हो सकती है। फिस्कल पॉलिसी डायरेक्टली जीडीपी, इन्फ्लेशन और पब्लिक डेट को अफेक्ट करती है। समरी ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की हेल्थ का चेकअप है। इसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट, ट्रेड बैलेंस, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आपको मुश्किल हुई समझने में, आस्क गूगल एंड आस्क चैट जीपीटी। ये इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं समझने में कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी एक बहुत डेलिकेट बैलेंस पे। एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक चल रहे हैं, जो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे सामने इन्फ्लेशन का प्रेशर, ट्रेड डेफिसिट का बलूनिंग, एक्सटर्नल सेक्टर की वनरेबिलिटीज़ हैं। मतलब कि थोड़ी सी राहत है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। सब रिस्क्स एसेंशली आर स्टिल देयर। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिकेटर्स के थ्रू के सिचुएशन का थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ इन जीडीपी, फिस्कल ईयर 2025 के लिए इकोनॉमी ने तकरीबन 2.7% ग्रोथ रिकॉर्ड की। बहुत स्लो ग्रोथ है लेकिन नेगेटिव ग्रोथ है, रिसेशन से बहुत बेहतर है। लुकिंग अहेड फिस्कल ईयर 26 के लिए सेंट्रल बैंक ने कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट दिया। 3.25 से 4.25% के दरमियान ग्रोथ एक्सपेक्टेड। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूँ, इसके फिस्कल ईयर, सिक्लिकल ईयर का मतलब क्या है? सॉरी, फिस्कल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब है जनवरी की से दिसंबर लेने तक का साइकिल। फिस्कल ईयर होता है द साइकिल ऑफ दैट एरिया ऑफ फोकस, के वो कब अपना साल शुरू करते हैं ऑन द बुक्स एंड व्हेन डू दे एंड इट। तो इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान फिस्कल ईयर इज़
from the middle of the year, which is why हम मतलब summer time हो रहा होता है, जुलाई का महीना, and we're finding out that the fiscal year has come to an end, right? That is because हम fiscal year पे चलते हैं. That is how our economy works. Just give me a second to find where I was. So if we come to the inflation side, as I was speaking about, inflation का जो scenario है, it's a little challenging. अक्टूबर 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन 6.2% ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड हुई और नवंबर प्रोजेक्शंस थोड़ी हाई हैं 6.57% के दरमियान. इसकी वजह फ्लड, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, फूड यूटिलिटी प्राइसेस का तेज़ बढ़ना, फॉर द एवरेज हाउस होल्ड का मतलब है कि डेली लिविंग कॉस्ट में इंक्रीज़ और परचेसिंग पावर पे प्रेशर. अब इफ़ वी कम टूवर्ड द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट, तो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 11% पे स्टेबल रखा. एंड ये एक बैलेंसिंग एक्ट है. तो ऑन वन हैंड इन्फ्लेशन अब इतनी हाई नहीं है, एक्सट्रीम एक्शन की ज़रूरत हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड वनरेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गए, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटेड इमीडिएटली, राइट, और अभी तक हम इम्पैक्ट देख रहे हैं. बेसिकली स्टेट बैंक ये सिग्नल दे रहा है कि वो केयरफुली देख रहे हैं चीज़ें और अननेसेसरी टाइटनिंग या लूसनिंग को अवॉइड करना चाहते हैं. आई पर्सनली एम इन ह्यूज फेवर ऑफ स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है. अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ ये एक ब्राइट स्पॉट है. फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे रिकवर हुए हैं और इससे करेंसी को स्टेबिलिटी मिलती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स का मतलब है कि ये हेल्प करेंगे आपकी एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग, इंपोर्ट्स मैनेज करने को और रुपी को वाइल्ड स्विंग से बचाने के लिए. लेकिन ये स्टेबिलिटी तब तक सेफ है जब तक ट्रेड डेफिसिट और एक्सटर्नल प्रेशर्स कंट्रोल में रहें. एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड डेफिसिट ये सबसे बड़ा कंसर्न है. अक्टूबर 2025 में हमारा ट्रेड डेफिसिट सर्ज हुआ, एक्सपोर्ट्स कम हुई, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं. जुलाई टू अक्टूबर पीरियड के लिए क्यूमुलेटिव डेफिसिट सिग्निफिकेंट आई थिंक 733 मिलियन, उसमें इंक्रीज़ नज़र आ रहा है. ये मैटर करता है क्योंकि हाई ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि आपके फॉरेक्स रिजर्व बहुत प्रेशर है एंड वी बेसिकली बैलेंसिंग ऑन योर रिमिटेंसेस राइट नाउ. तो द इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स लोगों पे और मार्केट्स पे ये है कि आम लोगों के लिए डेली लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है, ख़ास करके फूड, यूटिलिटी बिल्स. फ्लड्स और बॉर्डर डिस्ट्रप्शंस ने ऑलरेडी प्राइस प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया है. बिजनेस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी फ्रैजाइल है. स्टेबल फॉरेक्स और पॉलिसी रेट कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट करते हैं, लेकिन राइजिंग इंपोर्ट बिल्स एंड इन्फ्लेशन अनसर्टनिटी लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को वे कर रही है. पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज डेलिकेट है. ग्रोथ को सपोर्ट करना लेकिन इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल वनरेबिलिटीज़ को कंट्रोल में रखना, ये बैलेंसिंग एक्ट आने वाले महीनों में क्रूशल रहेगा. तो ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें इस पूरी चीज़ को तो पाकिस्तान में एक हमारी इकोनॉमी एक बहुत मिक्स्ड बैग की तरह चल रही है. थोड़ी राहत है, स्टेबिलिटी है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं. ट्रेड डेफिसिट व्हिच स्केयर्स द हेल आउट ऑफ मी, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल प्रेशर्स, मार्केट पॉलिसी मेकर्स दोनों कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं और हम सबको क्लोजली मतलब मॉनिटर करना होगा ताकि ये क्या डायनामिक्स चल रहे हैं. सो नेक्स्ट क्वार्टर्स में किस तरह प्ले आउट करता है, वी कैन काइंड ऑफ सी अ डायरेक्शन. मूविंग ऑन, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का एक बहुत सेंसिटिव और हिस्टोरिकली प्रॉब्लमैटिक इशू के बारे में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, IPPs और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स. बैकग्राउंड ये है कि IPPs क्या थे, सेटअप क्यों हुए. IPP डील्स पाकिस्तान में 1990 to 2000s के दौरान सेटअप हुए. आपको उनको याद होगा ड्यूरिंग दैट टाइम एनर्जी डिमांड के मसले थे. इट वाज एसेंशियली ताकि आपकी बिजली जो वी हैड टू मनी कंज्यूमर्स एंड टू लिटिल प्रोडक्शन, राइट. तो सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज़ को पावर प्लांट्स बनाने और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और प्रॉमिस किया कि वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे एट प्री अग्रीड रेट फॉर 25 ईयर्स. ये मूव इनिशियली ज़रूरी थी क्योंकि पाकिस्तान की जनरेशन कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड थी. एनर्जी शॉर्टेजेस बहुत सिवियर थे. आई रिमेंबर इवन इन माई चाइल्डहुड दिस वाज द केस. एंड ये हार्मफुल इसलिए हुआ क्योंकि ओवर टाइम कुछ मेजर इशूज़ सामने आए. सबसे पहली चीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ओपेक थे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, टर्म्स पब्लिक के लिए क्लियर नहीं थी. सेकंड, ये डील्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई. IPPs को जिन रेट्स पे किए गए वो मार्केट प्राइस से बहुत हाई थे. रिजल्ट ये हुआ कि सर्कुलर डेट बिल्डअप होती गई, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को पैसा IPPs को देना मुश्किल हो गया एंड ये पैसा नेशनल एक्सचेंजर एंड कंज्यूमर्स दोनों पे बर्डन बन गया. ये प्रॉब्लम इतनी सिवियर हो गई कि एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक फाइनेंशियल ड्रेन बन गया. अरबों रुपए हर साल इनएफिशिएंट एंड हाई कॉस्ट प्लान्स को पे करने में चले गए, जो इकोनॉमी और पब्लिक फाइनेंसेस पे डायरेक्ट प्रेशर डालता था.
एंड नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग कि अब वो रिफॉर्म्स ला रहे हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी सरदार अवैस लगारी ने बताया कि सर्कुलर डेट को एड्रेस करने के लिए IPP कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट किया जा रहा है, इनएफिशिएंट प्लान्स को फेज आउट कर रहे हैं, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव की जा रही है और कंपेरेटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इंट्रोड्यूस की जा रही है और गवर्नमेंट ने फ्यूचर में सोल बायर नहीं रहेगी। साथ ही नेट मीटरिंग रेगुलेशन अमेंड की जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा रही है और डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। बॉटम लाइन, IPP डील्स हिस्टोरिकली ज़रूरी थी अंडर डिफरेंट टर्म्स, लेकिन वेरी बैड प्लानिंग, हाई कॉस्ट, डॉलराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ने एनर्जी सेक्टर को बहुत बर्डन दिया। अब रिफॉर्म्स ला रहे हैं और स्टेप्स लिए जा रहे हैं सर्कुलर डेट कम करने के लिए, इनएफिशिएंट प्लान्स फेज आउट करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए। ये प्रोसेस चल रहा है और रिजल्ट्स धीरे धीरे विजिबल होंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है। एज़ यू गाइज नो, हमारा एनर्जी सेक्टर फुली सस्टेनेबल और लो कॉस्ट, ताकि उसको उस तरफ लेके जाया जा सके। On that note, we're going to take a very short break. Just grab your chai or coffee, whatever you have it. Get your breakfast ready. When we come back from the break, we'll have a very special guest with us, Dr. Mohammed Shahbaz, who's an economist and also professor. So don't go anywhere. I'm Dekha in the Inside Scoop. I'm Mashal Khan. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले आई लेट यू गाइस नो कि ब्रेक से वापस आने के बाद वी विल हैव डॉक्टर मोहम्मद शहबाज विद अस, हु इज़ अ वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट, आल्सो प्रोफेसर। थैंक यू सो मच शहबाज साहब फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन ऑन द शो टुडे। जी बहुत शुक्रिया मिशाल। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिसेंटली जो IMF ने कंडीशंस डाली थी विच वाज ऑन ब्यूरोक्रेटिक स्पेंडिंग, ब्यूरोक्रेसी के इतने अदारे हैं, रेगुलेटर्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग अदारे आते हैं उसमें, एज़ यू नो, तो उन पे एसेंशली इंक्वायरी ओपन एंड बहुत स्ट्रेंज स्पेंडिंग वहाँ से निकली। आपको क्या लग रहा है, ऐसी कोई रेपरकशंस होंगी? इज़ दिस थिंग गोइंग टू मेक इट टू कोर्ट? इज़ देयर गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ पेनल्टी? बिकॉज वी आर अंडर एन IMF प्रोग्राम, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कुछ पेनल्टी ना लगाएं। तो आपको क्या लगता है कि हम कौन सी डायरेक्शन पकड़ेंगे यहाँ से? ये मेरे ख्याल में IMF के इंडिकेट करने से पहले ही हमें चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए थी। IMF जो है शुरू से एक बात करता आ रहा है कि जो आपके गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करें और आमदन के जो ज़राए हैं उनको बढ़ाइए। अब जब करप्शन इस लेवल की होगी जैसे उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है, और बड़ी हैरान कुन चीज़ें हैं जो उसके अंदर आ रही हैं कि इतनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट के नाक तले जो है वो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट को खबर नहीं है। तो जब तक ये आप लूपहोल्स बंद नहीं करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा आपसे कहा है कि जब तक ऑनेस्टी जो है वो आपके बेसिकली ज़हन से शुरू होती है कि जब आपको पता हो कि मेरा काम है, इसको मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है, तो फिर ये कौमी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से लूट घसूट के अपने अकाउंट्स में आप फ्रीज करके नहीं रख सकते या नहीं रखेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब तक आपका ज़ाती मुफाद जो उसको आप तरजीह देते रहेंगे कौमी मुफाद के ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। और ऑनेस्टी की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो हर बंदे को इस चीज़ का इदराक करना चाहिए और इदराक होना भी चाहिए कि जब तक हम अपनी मिट्टी को ऊन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मुल्क को ऊन नहीं करेंगे, तो तब तक हम मुल्क की जो तरक्की की एक कह लें कि हमने शरह जो सो कॉल्ड हम कहते हैं कि हमने मुतय्यन कर दी है, उसको हम सस्टेन कैसे कर पाएंगे। तो IMF तो बेसिकली यही कहना है कि आपको कर्जा जो है वो शायद आप आगे जब ये बात करें, ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि IMF ये कहे कि आपको कर्जा हमसे लेने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने आपको होल्स बताए हैं करप्शन की फॉर्म में, सिर्फ आप इनको बंद कर लें, तो इन्हीं को रिकवर कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कर्जा देने की जरूरत है। IMF आगे ये कहने जा रहा है। तो मैं जैसे पहले बात की कि हमें पहले ही चाहिए था चीज़ें सारी हम सीधी कर लेते, और उस IMF के पास जाने से पहले हमें खुद भी तो देखना चाहिए कि हमारे पास इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इतनी अच्छी बड़ी बड़ी हैंडसम तनख्वाहें ले रहे हैं, तो ये इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर मुल्क के अंदर लूट घसूट ऐसे ही चलनी है, तो फिर इन लोगों की हमें छुट्टी करवा देनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हम कर सकते तो फिर कम से कम हमें जो लॉ है उसको फुली तौर पे इम्प्लीमेंट करके अदालतों को मजबूत करके ये करप्शन के जो सुराख हैं इनको हमें बंद करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मोस्ट डेफिनेटली। तो यहाँ से आई मीन
ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थॉट यही होगी कि यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करप्शन कट होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ इंप्रूव करना भी चाहती है तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में चीज़ें फंस जाती हैं और ब्यूरोक्रेसी अपनी जेबें भरने में लगी हुई होती है रादर देन एक्चुअली फिक्सिंग द सिस्टम। हालांकि टेक्निकली तो वो आवाम के नौकर हैं, बिकॉज वो टैक्स पेयर के पैसों में बैठे हुए हैं उन जगहों पे, राइट। बट द वे दे सी इट इसके अच्छा अभी कुछ सालों के लिए मेरी ये वाली सीट है, यहाँ से फिर मेरी वो वाली सीट हो जाएगी, और अयाशियों में फोकस है, इनएफिशिएंसीज हैं, पर्चियों पे लोग हायर होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से एक्चुअल डिफरेंस गोइंग टू बी मेड? क्योंकि अगर एक्चुअल डिफरेंस होता है तो नेचुरली वहाँ से देयर विल बी अ लॉट मोर फ्लो ऑफ मनी बैक टू द गवर्नमेंट, वहाँ से एफिशिएंसीज वापस आएंगी, चीज़ें ग्रे में जाना बंद हो जाएंगी और ऑब्वियसली करप्शन कट होती है तो ये गवर्नमेंट स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉट मोर मनी, आपके मुल्क के हालात ठीक होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज एसेंशली द होल सिस्टम स्टार्ट्स बिकमिंग मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर एफिशिएंट। लेकिन आपके एक्सपीरियंस में, सिंस आपका इतना यू स्पेंड सो मच टाइम वॉचिंग दिस इकोनॉमी, क्या आपको लगता है कोई रियलिस्टिक इम्पैक्ट होगा? देखिए, सबसे पहली बात, जब पर्ची की बात कर रहे हैं, पर्ची के साथ एक चीज आपने माइनस कर दी है, वो ये पर्ची के साथ ब्रीफकेस भी जाता है। और जब ब्रीफकेस की बात होती है, ब्रीफकेस खाली नहीं होता, उसके अंदर पैसे होते हैं। मैं यकीन कीजिए, कई ऐसे गवर्नमेंट के नौकर हैं जो किसी दूसरे शोबे में जाने के लिए दुआएं करते हैं और बाकी लोगों को कहते हैं कि दुआ करें कि मेरी डेपुटेशन जो है और दूसरे महकमे में हो जाए। उसकी वजह कि वहाँ करप्शन का एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा है। वो चीजें जैसे जैसे आपको पॉलिटिकल लीडरान जो बातें करते हैं वो चीजें ट्रिकल डाउन होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हर बंदा ये सोचता है और ये समझता है कि करप्शन करना उसका बुनियादी हक है। तो बात वही आपसे आ रही थी कि जब तक लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक लोगों को रियलाइज नहीं करवाएंगे ये आपकी मट्टी है, ये आपकी अपनी मट्टी है, इस मट्टी को हमने डेवलप करना है, इस मट्टी की हिफाजत हमने करनी है, इस मट्टी की खिदमत हमने करनी है, तब तक ये चीजें कैसी होंगी? क्योंकि वजह यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स वो भी बिजनेस है, बाकी बिजनेस है तो जो चल ही रहे हैं वो चल ही रहे हैं। तो इस तरह की जब वो सूरत होगी तो गवर्नमेंट का फिर मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से मजबूती जो है या कंट्रोल रह जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो अपनी चीजों में बिजी है और आम आदमी या ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए अपनी चीजों के अंदर बिजी हैं। डेफिनेटली। ऑन अनदर साइड एक चीज़ जो बहुत हमारे लोकल जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए बहुत बहुत भारी पड़ती है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि टैक्सेशन इज ऑलरेडी टू हाई, ऊपर से ये जो सुपर टैक्स किसी ज़माने में कुछ महीनों या एक साल के लिए आना था जो फिर कभी निकला ही नहीं हमारे घरों से। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अब एक हियरिंग फिक्स कर दी है फॉर अ बैच ऑफ हाई प्रोफाइल सुपर टैक्स केसेस। इसमें ये भी इंक्लूड है एक पिटिशन जो डीजी खान सीमेंट ने फाइल की थी। तो आपको क्या लगता है कि सुपर टैक्स गोइंग अवे इन पाकिस्तान, जिससे ऑब्वियसली बहुत बूस्ट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, एंड यहाँ से फिर ऑब्वियसली आपकी कोई होप बनती है फॉर एक्सपोर्ट, बिकॉज करेंटली तो एक्सपोर्टर्स के मतलब जनाजे निकल चुके हैं, राइट? दे हैव बीन कम्प्लीटली क्रिपल्ड, टेक्सटाइल हैज़ गॉन टू हेल, स्टील हैज़ गॉन टू हेल। तो आपको क्या लगता है कि वी कैन सी, स्पेशली IMF प्रोग्राम जब ख़त्म होगा इसके बाद, कि सुपर टैक्स कहीं जाएगा ताकि प्राइवेट सेक्टर रिवाइवल हो सके? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर चीजें जो है बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके के तहत जो है उनको तबाह किया जा रहा है। अब एग्रीकल्चर देखें, ना किसान को हम सब्सिडाइज खादें देते हैं, ना किसान को हम सब्सिडाइज बीज देते हैं, और जब वो पैदावार की बारी आती है, उसकी कीमत की बारी आती है, तो किसान को हम रोलते हैं। इसी तरह जो बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर वो दो चीजों की वजह से मार खा रहा है। आपको याद हो तो मैंने आपकी प्रोग्राम करने के बाद कास्ट एफिशिएंसी की बात की थी। पाकिस्तान दुनिया को वाहिद मुल्क है जहाँ कास्ट एफिशिएंसी जो है उसको काम बिल्कुल नहीं हो रहा, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसके अंदर जाहिर सी बात है वो इनपुट जो उनके प्राइसेस में इजाफा है। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि जो अगर थोड़ा बहुत जो ताजर जो था या बिजनेस में जो थोड़ी स्पेस थी, तो वो हमने स्पेस की सुपर टैक्स इंपोज करके वो हमने पूरी कर दी है। तो अब जब इस तरह का आप बड़ा कंप्रेस्ड माहौल जो है बिजनेस के लिए बना देंगे, तो क्या वो लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? डेली आप बातें करते हैं, डेली आप जनाब चीजें अखबारों के ऊपर आती हैं, कभी एक दिन बाद आती है कि SIFC जो है उसने बड़ा एक अच्छा माहौल पाकिस्तान के अंदर जो है वो जनाब दिया, लेकिन दूसरे दिन खबर साथ ही आ जाती है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो अपना सारा सरमाया पाकिस्तान उठा के किसी दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट करना चाह रही हैं, ये शिफ्ट कर रही हैं। तो हमें ये चीजें देखनी चाहिए, और हमें बिल्कुल हमें केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, वो आने वाले चंद दिनों में उसका फैसला होने वाला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के केसेस जो हैं उनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर निपटाना चाहिए, ना कि उसको हमें होल्ड पे रखना चाहिए। क्योंकि एक चीज जो उसको जब आप होल्ड पे रखते हैं तो उसको होल्ड की एक अपनी कास्ट है जो ताजर पे करता है। तो देखें, पाकिस्तान जैसे लेबर अबंडेंट कंट्री है,
तो बिजली जो है उसको भी हम कह रहे हैं बिजली सस्ती कोशिश कर रहे हैं देने की, हमने वो सर्कुलर डेट जो है उसको उसका वॉल्यूम भी कम कर दिया है। लेकिन अभी तक उसके जो रियलिस्टिक जो बेनिफिट्स हैं वो मेरा ख्याल ना आम आदमी तक पहुंचे हैं, तो ना ही बिजनेस जो है उस तक पहुंचे हैं। तो कोई भी मुल्क होता है वहाँ बिजनेस जब होता है तो मुल्क तरक्की करता है, जब बिजनेस नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये मेरे ख्याल में चीज़ जो है हमारे एक्सपर्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से इसका उनको इदराक होना चाहिए और इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक आप अपना ज़ाती मुफाद जो है उसकी जो आपने वो काली पट्टी अपनी आंखों के ऊपर चढ़ाई उसको उतारेंगे नहीं, तब तक आपको कौमी मुफाद जो है वो नज़र नहीं आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो आई वाज लुकिंग ओवर द पाकिस्तान के जो जीडीपी के नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली हालांकि हम फिर भी हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क माने जाते हैं, लेकिन आपको पता है जिस तरह आप कहते रहते हैं कि किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, और रेगुलेटेड प्राइसेस और फिर एक्सपोर्ट बैन्स, बहुत सारे मसले हैं, राइट? मतलब हम कहाँ से शुरू करें? लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू पाकिस्तान जीडीपी इज़ द सर्विसेज इंडस्ट्री, राइट? अगेन हम चीज़ों को क्रिपल कर रहे हैं। व्हाट कैन वी डू कि हम मतलब हार्नेस कर सकें कि हमारा चाहे एलएसएम हो, हमारा एग्रीकल्चर हो, हमारे सर्विसेज हों, हम किस तरह से इस चीज़ को हार्नेस कर सकते हैं ताकि हम बेहतर तरह से अपनी एटलीस्ट मुल्क की जीडीपी तो बढ़ा सकते हैं? देखिए जीडीपी कैसे बढ़ेगा? आपका जीडीपी जो है वो आपका 2.5% के हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि इस 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ जो उसको मेंटेन करने के लिए 2.5% जाहिर बात है जीडीपी जो ग्रोथ है वो भी आपको चाहिए। प्लीज स्टे नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। वी विल बी राइट बैक। आई एम अर्शल खान। वेलकम बैक। नाउ वी हैव विद अस डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। तो हम बात कर रहे थे अबाउट जीडीपी ग्रोथ, और आप कह रहे थे कि किस तरह से हमारा जीडीपी ग्रो हो सकता है। प्लीज कंटिन्यू। जी, तो बात मैं ये कर रहा था, देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान को 2.5% है ऑलमोस्ट, और इस 2.5% को मेंटेन करने के लिए आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी 2% चाहिए। तो ये तो अब यहाँ 0 बराबर हो गए। आप ओवरऑल देखें, जब जीडीपी पर कैपिटा की बात हो रही है तो हम हर साल जो इन्फ्लेटेड फिगर जो पेश करते हैं तो हम कहते हैं पाक रुपीज के अंदर पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा ये, लेकिन रियलिस्टिक की तरफ में देखा जाए तो हम माइनस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि जो हमारी जैसे अभी सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, उस सर्विस सेक्टर के लिए क्या हमारी जो पॉपुलेशन का जो यूथ बिगर सेगमेंट है पॉपुलेशन के अंदर, क्या हम उनको एजुकेट करके उनको ट्रेनिंग्स देके या उनको बजाय कि वो लोग डंकीज में जाए, एजेंट्स के हाथों जो पैसे दें, पीछे घर बेचें, अपनी जमीनें बेचें, फिर रास्ते में वो आपको सूरत पता है जो इलीगल लोग जो जा रहे हैं। तो बेहतर ये था कि हम इस सर्विस सेक्टर को और बूस्ट कर सकते थे। तो जो हमारी पॉपुलेशन का मेजर सेगमेंट्स था यूथ का, उसको ट्रेन करके अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डिमांड है तो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते थे। हमने उसके ऊपर भी काम नहीं किया। उसके बाद आपका आईटी सेक्टर है, वो उसमें कभी 0.9% की बात करते हैं, कोई 1.4% की बात करते हैं, तो उस पर हम कहते हैं जो बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो वो कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा, क्यों उसकी तरफ जो तवज्जो नहीं कर रहे, क्यों हम उस सेक्टर को इग्नोर करके बैठे हुए, क्यों हम पाकिस्तान के अंदर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके ऊपर हम काम नहीं करते, क्यों हम नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो अपना ताजो जो उसको एजुकेट नहीं करते, अपना जो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल उसको हम करें। तो जब हम एजुकेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप हर सेक्टर को उसकी डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसके मुताबिक ट्रेन करना शुरू करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, तो पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ेगा। वो हमारे पास पोटेंशियल है, बट वही लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और लैक ऑफ क्लियरेंस जो है वो उनको दूर करने की जरूरत है। डेफिनेटली। तो आपको क्या लगता है कि लुकिंग फॉरवर्ड किन मेन चीज़ों पे, चाहे वो हमारी फिजिकल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, स्ट्रक्चरल पॉलिसीज हो, आपको क्या लगता है कि अर्जेंट बेसिस पे सबसे पहले किन 3 टॉप चीज़ों को चलें? मुझे 3 चीज़ें बता दें विच वी नीड टू फोकस ऑन एज अ कंट्रीज इन इकोनॉमी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में जो बिजली की प्राइसेस जो हैं उसको हमें कट डाउन करना चाहिए। उसके बाद हमें इंटरेस्ट रेट जो है उसको हमें वो कट डाउन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी मुल्क के अंदर डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, वो डबल डिजिट। आई एम सो सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ। इसी चीज़ पे मैं थोड़ा आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि आईपीपीज की जो डील की स्ट्रक्चर थी, राइट, विच वाज वेरी अनफेयर, एक डॉलराइज्ड रिटर्न 1990s और 2000s में डिसाइड हो गया, उसके बाद इट डिड नॉट अकाउंट फॉर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो किस तरह की डील स्ट्राइक कर सकती है रियलिस्टिकली द गवर्नमेंट? कौन से प्रेशर्स डाल सकते हैं वो आईपीपीज पे? इज इट इवन पॉसिबल कि वो डील चेंज हो? बिकॉज इफ आई बिलीव करेक्टली तो वो 25 साल की डील थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
हाँ, तो देखिए 90s में आपने वो मुआहदे किए तो 25 साल कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं। मैं अभी हम्म। 5-7 साल की चीजें और जो है वो ऐसे ही चलेंगी। और गवर्नमेंट बेशक हमें ये कह रही है कि ठीक है जी, हमने जो है वो कुछ कुछ आईपीपी जो बंद कर दी है उसकी वजह। और आप देखें कि जब आप मुआहदे कर रहे थे आप लोग सोए हुए थे, आपने ये नहीं देखा, आपने कहा जी जितनी कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी के मुताबिक बिजली पैदा करेंगे। और उसमें हम्म। बहुत सारे आईपीपी जो थे वो इंडिकेट हुए कि वो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे। और हम्म। कैपेसिटी के मुताबिक तो पैदा करना दूर की बात है, बिजली पैदा ही नहीं कर रहे, लेकिन उनको पेमेंट्स वैसे ही कर रहे हैं। और जो आईपीपी कैपेसिटी से कम बिजली पैदा कर रहे थे उनको भी हम फुली पेमेंट कर रहे हैं। हम ये भी तो कर सकते थे कि अगर बिजली जो आईपीपी बंद हैं उनसे फुली तरीके से बिजली प्रोड्यूस करवाते और बिजली को सस्ते दामों जो है वो लोगों तक पहुंचाते। हम दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता है 90s में 95 96 में पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता था। तो हम वो हम्म। चैनल दोबारा चला सकते थे, लेकिन वो बात वहीं पे आ गई ना कि हमने कमीशन लिए, हमने अपनी अपनी परसेंटेज लेके अपने जेब में डाली, बाकी उसका तमाजा जो है वो आवाम भुगत रही है और आवाम अभी तक भुगत रही है और आवाम को आगे भुगतना होगा। तो इस तरह से वो जो बिजली की प्राइसेस वो कम करते। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो उसको हमें कम करने की जरूरत है, लेकिन उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो आप चीजों को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है उसको जितना इजी हम कर सकते हैं उसको इजी करना चाहिए। और जब हम इन्वेस्टमेंट के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हमारी सिक्योरिटी जो वो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। और लोगों के जहनों में या जो कंज्यूमर जो सेंटीमेंट जिसे हम कहते हैं उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर हम इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं तो मैं भी अपनी दरख्वास्त सामने पेश करना चाहती हूँ। हमारी जो केवाईसी, बिकॉज 2015 में फैटफ ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली थी हमारे ऊपर, ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस, उसमें हम नहीं घुस रहे अभी, लेकिन अभी तक हमारी केवाईसी इतनी इम्पॉसिबल है। मतलब शहबाज साहब मुझे बताएं कि अगर मेरा बैंक एबीसी में एक अकाउंट है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बैंक डीएमबी अकाउंट हो, तो मैं एक दफ़ा अपनी ऑलरेडी केवाईसी करा चुकी हूँ, राइट? तो सबसे लॉजिकल चीज़ है कि एक सेंट्रलाइज जगह से दूसरा वाला बैंक भी मेरा प्रीवियसली रिकॉर्डेड डेटा जो मैंने ही जमा किया है, जिससे मेरा बैंक अकाउंट पहला खुला था, वो पुल करके ये लोग मेरा अकाउंट खोलें। लेकिन नहीं, वेयर डू यू थिंक दिस इनएफिशिएंसीज कम फ्रॉम? मुझे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, नो वन वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंट्रलाइज डेटा क्योंकि हमारे लीक्स हो चुके हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली नो वन इज इंटरेस्टेड ऑन वर्किंग ऑन दिस साइड, कोई आसानी पैदा ही नहीं करना चाहता। तो आपका क्या व्यू है इस चीज़ में? देखें ना, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हमारे हमारी जो वज़ीर मुमलकत तो हैं सिर्फ बात ही करते डिजिटलाइजेशन हैं की वो हम भी। डिजिटलाइजेशन की। हाँ, वो वही वही मैं बात कर रहा हूँ। कह लीजिए हम पूरे मुल्क को डिजिटलाइज कर रहे हैं जी। वाह। हम जो जनाबे वाला आम लोगों तक जो इंटरनेट है उसकी रसाई दे रहे हैं। हमने आम लोगों के हाथ में मोबाइल जो वो दे दिया। आम लोग जो वाह, है जो वो 20% पाकिस्तानीज के पास बैंक अकाउंट है और सिर्फ 50,000 अकाउंट में 20 लाख रुपए से ज्यादा पैसे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हर किसी के फोन में मोबाइल होना जरूरी है। क्या बात है। जी जी। तो आप बात ये है कि जो आप देखें ना, ये तो एक बात है। आप एक बैंक में जाते हैं, वहाँ अकाउंट खोलने की बात करते हैं तो वो आपसे गारंटी मांगता है जी आपको ऐसा बंदा लेके आए जिसका ऑलरेडी हमारी ब्रांच के अंदर अकाउंट हो। अब मुझे बताइए कहाँ से वो मिस्टर गारंटी लेके आए? लेट से मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं बैंक ऑफ पंजाब में जो है वो अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं जी ये रिस्ट्रिक्शन है। कहाँ चीजें इजी हो रही हैं? मैं अगर एचबीएल में जाता हूँ, उनके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लेके आए। मैं अगर दूसरे बैंक में जाता, तो जो जो इजीनेस की बात हम कर रहे हैं वो कम से कम हमें पहले लोगों को एजुकेट तो करें कि जी जो कौन कौन सी चीजें। बाज का तो यकीन करें, मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं आज से 3 साल पहले एक अकाउंट खुलवाने लगा तो उस बैंक मैनेजर को यही नहीं पता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में आके अकाउंट खुलवाना चाहते तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। जी आप आ जाइएगा, आप कल आ जाइएगा, आप परसों चौथे दिन। मैं कहा यार मैं 4 किलोमीटर सफर तय करके आता हूँ, मैं दूर से आता हूँ भाई, तो कुछ थोड़ा तो ख्याल करो। तो ये भी चीजें जो ना, हमारा जो जो ब्यूरोक्रेटिक जो बहुत सी जो रोल है ना, वो भी हमें मेरे ख्याल में खत्म करना चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि ठीक है आप डेटा एक बैंक में दे रहे हैं तो आपका सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ताकि आप मिसाल का नाम डाले तो जिस जिस बैंक में उनका जो अकाउंट है सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जानी चाहिए। तो अब एक तरफ ये कहते हैं कि हम प्राइवेसी है, दूसरी तरफ वही हमारा डेटा, हमारे मोबाइल नंबर, हमारे फोन नंबर, हमारे जब आईडी कार्ड नंबर वो चले जाते हैं, लोग हमें किस्म की फेक कॉल्स कर रहे हैं। और आपको याद है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर ये भी सिस्टम शायद अभी तक है, ये चल रहा है कि फ्रॉड्स हो रहा था कि हम स्टेट बैंक से बात करें, हम आपको ओटीपी आपको आएगा तो हम बताइएगा। वो सर अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। अब तो आपको पता है तो कि ये फेक टिकट्स, फेक चालान पे भी शुरू हो गया है। तो मुझे बताएं कि जहां जहां ये समय हो क्या रहा है कि जहां जहां सिस्टम के अंदर खराबियां हैं, लोग उन्हीं खराबियों से या उन्हीं कमियों से लोग फायदा उठा के अपनी जेबें भर रहे हैं।
तो हमें ये सारी चीज़ें जो तो वो एट वन पॉइंट कर लेनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि जो-जो को मसला उजागर होता है तब तक हम सोचते हैं तो चीज़ें जो है वो आपकी देखें डे बाय डे खराब होती जा रही हैं। Definitely. Definitely. Well, Shahbaz sir, thank you so much. Hope for the best with the economy. Best of luck to you for your future endeavors and for your classes. And आप लोगों से मिलूंगी next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.